बात करें राशि की, तो क्या सच में सिर्फ राशि देख के एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? देखो, अगर सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो कर सकते हो, सिंपल है। देखो, सोशल मीडिया में को ना इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि राशि प्रेडिक्शन ही एक्चुअली प्रेडिक्शन है। तो सर ये सन साइन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी ना वाइड टर्म जिसे हम कहते हैं। उसमें एक प्रिडिक्शन वाला जो पार्ट है, उसमें कई लोग क्या कहते हैं, राशि प्रिडिक्शन जो जैसे अभी बात करें, सन साइन प्रिडिक्शन हो चाहे वो मून साइन प्रिडिक्शन हो, इट इज़ ओनली राशि प्रिडिक्शन। तो वो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल। जब भी शादी की बात होती है, मैरिज में जब कुंडली मिलान की बात होती है, तो ये कहते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, शादी होगी तो मैरिज नहीं चलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिस दैट, और ये हवन करा लो, पूजा करा लो। तो सबसे पहले मांगलिक दोष है क्या, कैसे काम करता है? देखो, मांगलिक दोष का मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। इट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ मार्स, यानी कि मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इनमें से कहीं पे भी बैठा होगा। नमस्कार और स्वागत है आपका आज गणेशा पॉडकास्ट में। आज जो टॉपिक हमने चुना है, या आज हम जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं, वो हमेशा से ही बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं उसके बारे में, और बहुत लोगों की क्वेरी भी उससे रिलेटेड रही है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या सिर्फ राशिफल देखने से या राशियों के बारे में जानने से हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन को सही कर सकते हैं, एक्यूरेट हो सकती है, या ये मांगलिक दोष क्या सच में मैरिजेस में हर्डल लाता है? अगर लाइफ में साढ़े सती चल रही हो तो क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर हम बात करें कि लाइफ बिल्कुल स्लो हो जाती है? अगर मैं बात करूं राहु और केतु की, क्या ये सच में प्रॉब्लमैटिक ऐसे प्लैनेट्स हैं? और बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में आज हम क्लैरिफिकेशन चाहेंगे और जानेंगे कि सच में ये जो हम बातचीत करते हैं, ऊंच का ग्रह, नीच का ग्रह, 6, 8, 12 की जो बहुत सारी फिलॉसफीज हमने सुनी है सोशल मीडिया पे, क्या ये सच भी हैं या नहीं? तो आज इन्हीं सब को एक्सप्लोर करेंगे हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट अभिषेक सर के साथ। तो चलिए बिना टाइम गवाए बातचीत स्टार्ट करी जाए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। एंड हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। तो सर, सबसे पहले तो आज हम बहुत सारे मिथ्स को क्लियर करने वाले हैं। हमारे ऑडियंस के बहुत सारे मिथ्स हैं। जब हम किसी ज्योतिष पे जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चंस यही देखने को मिलते हैं, ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो एक एक को लेते हैं। तो आज अगर हम पहली बार बात करें राशि की, तो क्या सच में सिर्फ राशि देख के एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन कर सकते हैं? देखो, अगर सोशल मीडिया को फॉलो करते हो तो कर सकते हो, अच्छा। सिंपल है। देखो, सोशल मीडिया में को ना इतना ज़्यादा हाइप कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि राशि प्रेडिक्शन ही एक्चुअली प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। क्योंकि जितना आप ज़्यादा किसी चीज़ को सुनते हो तो आपको लगता है कि यही सच होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। राशि प्रेडिक्शन अगर आप देखो तो राशि प्रेडिक्शन क्या हुआ, 12 राशियाँ अगर आप देखोगे, 700 करोड़ की जनता है। जी। 700 करोड़ की जनता, 12 राशियों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 60 से 70 करोड़ एक ही राशि में आ जाएंगे। अब वो कैसे एक ही पर्सन की कैसे हो सकती है कि सभी लोगों का एक जैसा हॉरोस्कोप हो? एग्जैक्टली। पॉसिबल नहीं है। तो जो राशि प्रेडिक्शन है, ये ना जब तक आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे सुन रहे हो, तब तक सुनने तक के लिए ठीक है, अच्छा। फॉलो करने के लिए ठीक नहीं है। तो सर, जब हम ट्रेडिशनल की बात करें, टेलीविज़न पे राशिफल आते थे, एक एस्ट्रोलॉजर आता था और आपके अलग अलग सन साइन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताता था कि आपका आज का दिन ऐसा जाने वाला है, या आपका ये टाइम आ रहा है। तो क्या सच में ये चीज़ें इतनी एक्यूरेसी में दिखाते हैं वो लोग? देखो, दिखाते तो हैं। अब पहले टेलीविज़न पे आता था और अब सोशल मीडिया आता है। पता है क्या, व्यूअर तो वही है, जी। सिर्फ मीडियम बदल गया। ओके। पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स लोगों के पास नहीं होते थे, तो क्या होता था कि लोग टेलीविज़न पे जो आ रहा है वही देखते थे। वही देखते थे। उसके बाद अब क्या हो गया कि बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया आपके पास इंटरनेट सस्ता हो गया है, यू कैन वॉच एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। तो क्या है कि अच्छा, आपको दिखाया भी वही जाता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। सोशल मीडिया का तो यही है ना, आपने जिस चीज़ को देख लिया, उसको लाइक कर दिया, या 3 बार किसी चीज़ को देख ली, तो उसने आपको वही रिपीटेडली कंटेंट दिखाना है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो बात सच है कि झूठी है। उसको तो सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। ये अब आपके ऊपर है कि वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट इट और यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। ये आपके ऊपर है। आप फिल्टर कर ही नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि ना आप उस लूप में फंस जाते हो
क्योंकि होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पीपल हैं वो इस लूप में फंसे हुए हैं कि जब उनको वो प्रेडिक्शन दिखती है कि भाई मेरी राशि, मान लो किसी की राशि मेष राशि है या किसी की सिंह राशि है, वो सिंह राशि के बारे में उसने सुना, अब उसी को लाइक कर दिया, अब कोई और एस्ट्रोलॉजर की वीडियो सुनेगा वो भी सिंह राशि भी सुनेगा, तो वो सारी चीज़ें ना उस अपने ही राशि के बारे में सुनते 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 उसको ये लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, जबकि एक्चुअली में वो एक जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं अबाउट ऑल द पीपल हु वर बॉर्न इन द सेम सन साइन। अब सेम सन साइन के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं और सबकी ज़िंदगी एक जैसे नहीं होती। तो सर ये सन साइन एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी ना वाइड टर्म जिसे हम कहते हैं। उसमें एक प्रिडिक्शन वाला जो पार्ट है उसमें कई लोग क्या कहते हैं, राशि प्रिडिक्शन। राशि प्रिडिक्शन तो जैसे अभी बात करें, सन साइन प्रिडिक्शन हो चाहे वो मून साइन प्रिडिक्शन हो, इट इज़ ओनली राशि प्रिडिक्शन। तो वो इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा एक हिस्सा है। बट प्रिडिक्शन जो है उसके बेसिस पे नहीं निकलती, जो प्रिडिक्शन निकलती है उन सब चीज़ों को लेके निकलती है, जैसे कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र, कौन सा उपनक्षत्र, कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी दशा चल रही है। दैट इज़ द होल ऑफ द थिंग विच इज़ देयर। सिंपल सिर्फ एक लाइन के ऊपर कि भाई आपकी राशि ये है और आपका ज़िंदगी ये होगी, दैट इज़ नॉट टू बी फॉलोड। एग्जैक्टली जैसे बोला जाता है कि मैं स्कॉर्पियो हूँ तो इट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ। तो क्या सिर्फ एक सनसाइन को देख के किसी के पूरे टेम्परामेंट को जज कर लेना, तो क्या ये सही है? नहीं, आप ये बताओ ना, ये तो है कि भाई आपका नाम में गुस्सा है तो आप सारा टाइम आप गुस्सा करते हो, ये तो कोई बात नहीं बिल्कुल सही। है ना। तो नाम में अगर अगर अमीरी है तो सारा टाइम आप अमीर हो गए, ये भी नहीं हो सकता। सो इट इज़ जस्ट वन पार्ट। सी, अगर आप देखोगे कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट बेस्ड ओनली ऑन वन प्लैनेट या एक ही राशि पे नहीं डिपेंडेंट है, वो एक आपकी जो हॉरोस्कोप है कंप्लीट उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कैसे आप ये मान सकते हो कि भाई बहुत लॉजिकली अगर आप सोचो कि एक पार्ट को लेके आप उसको सारी ज़िंदगी मान लोगे, बाकी की चीज़ों को छोड़ दोगे, तो फिर तो आप खुद के लिए खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो। बिल्कुल तो सही। ठीक है, सोशल मीडिया आपको उसमें हेल्प कर ही रहा है। तो सर अब बात करते हैं मांगलिक दोष की। ये तो सबसे फेवरेट टॉपिक है हमारे ऑडियंस का, क्योंकि जब भी शादी की बात होती है, मैरिज में जब कुंडली मिलान की बात होती है, तो ये कहते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, शादी होगी तो मैरिज नहीं चलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, दिस दैट, और ये हवन करा लो, पूजा करा लो। तो सबसे पहले मांगलिक दोष है क्या, कैसे काम करता है? देखो, मांगलिक दोष का मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। इट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ मार्स, यानी कि मंगल फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, इनमें से कहीं पे भी बैठा होगा वो मांगलिक दोष को कहते हैं कि ये क्राइटेरिया हो जाता है मांगलिक दोष का। तो इसके अकॉर्डिंग तो 60-70% अराउंड सारे मांगलिक हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो 45 to 50%। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। रोज़ देखो, 12 राशियाँ जो हैं वो हर अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स के लिए हर बार आती हैं, ठीक है ना। अब मंगल कहीं किसी ना किसी राशि में तो बैठा ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब वो 12 हाउसेस जो रोटेट होते हैं जब पूरे 24 घंटे के अंदर, होता क्या है कि 2 घंटे के लिए मार्स फर्स्ट हाउस में भी आएगा, 2 घंटे के लिए फोर्थ हाउस में भी आएगा, 2 घंटे के लिए सेवन्थ हाउस में भी आएगा, एट्थ हाउस में भी आएगा, ट्वेल्थ हाउस में भी आएगा। तो 10 घंटे तो ये रोज के जितने भी बच्चे पैदा उस टाइम पे हो रहे होंगे सब मांगलिक ही होंगे, वर्ल्ड वाइड। अच्छा। वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब उस 10 घंटे में रोज़। तो आप ये समझ लो कि अगर इतने सारे बच्चे अगर मांगलिक पैदा हो रहे हैं तो फिर दिक्कत कितनी बड़ी हो जाएगी कि अगर सबके ही खराब करने लगा तो। एग्जैक्टली। ऐसा होता नहीं है। आपका प्लेसमेंट ऑफ मार्स इट्स वन ऑफ द प्लैनेट, नॉट द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। आप एक प्लैनेट के ऊपर आप कैसे जज कर सकते हो कि इसकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी कि ख़राब जाएगी। ओके, और इस मांगलिक को मैरिज से ही क्यों जोड़ा जाता है? देखो, मांगलिक का ये मैरिज से इसलिए जोड़ा जाता है कि दे बिलीव कि जो मार्स है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और अगर मांगलिक अगर पर्सन होगा तो वो अपने पार्टनर के लिए ख़राब करेगा। अच्छा, एक मांगलिक होगा और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट एग्रेशन एंड उस प्रॉब्लम की वजह से दूसरे पार्टनर को, जो आपका जो पार्टनर है, उसको डिफ़िकल्टीज आएंगी। और अगर दोनों मांगलिक हुए तो वो नलीफाई हो जाएगा। आप ये सोच लो कि 2 मान लो लड़ाके लोग हैं ठीक है ना। अब 2 लड़ाके लोग हैं, वो आपस में नलीफाई कैसे होंगे? वो तो और बजेंगी ना। एग्जैक्टली वो एक दूसरे को और सर फोड़ेंगे। एक दूसरे को और सर फोड़ेंगे। बट पता है क्या, पहली बात तो ये है कि सिर्फ मार्स के होने की वजह से बंदा एग्रेसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ओके। एक प्लैनेट आपका पूरा नेचर डिसाइड नहीं करता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स मान लो एग्रेसिव हैं, दे आर शोइंग एग्रेशन एंड दे आर शोइंग एजिटेशन, तो पर्सन वो एजिटेटेड और वो होगा एग्रेसिव।
अगर मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अगर बिल्कुल सिंपल से हैं और वो हैं कि भाई वो मेलोड डाउन है, बहुत आराम से प्यार से बात करने वाला होता है, तो उस हिसाब से चलता है। तो सिर्फ मार्स की वजह से, वो मांगलिक होने की वजह से उसका एग्रेशन हो जाएगा या उस अपने पार्टनर पे खराब करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम मांगलिक का जो एग्रेशन है, अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें तो क्या ये जो इफेक्ट है हमारी मैरिजेस पे, तो ये कम हो सकता है? पहली तो बात तो ये है कि मार्स एग्रेसिव है या नहीं, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा। सिर्फ जस्ट बाय मियर प्लेसमेंट इन द फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस अगर वहाँ बैठा है, इसकी वजह से एग्रेसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। अच्छा। मार्स उसके लिए एग्रेसिव हाउसेस को भी रिप्रेजेंट करता होगा, तब जाके आप ये कह सकते हो कि मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर मान लो अगर है भी और मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। कुछ टाइम के लिए अगर एग्रेशन आता भी है तो किसी को भी हो सकता है, बट वो एग्रेशन अगर आपको, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए जिसको एक्चुअली समझ है इसको आइडेंटिफाई करने की, उसने आपका चेक किया, उसने मान लो मार्स चेक किया कि उसमें एग्रेशन है या कोई भी प्लैनेट जिसमें एग्रेशन है, और जब वो दशा पीरियड में आएगा, आप उसको सिर्फ एडवाइस कर दो कि यू हैव एक्स्ट्रा एनर्जी ड्यूरिंग दिस टाइम, उसको आप कहीं और यूटिलाइज कर लो, आप इसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगा लो या गेट इनटू सम स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ उस तरीके की जिसमें आपके जो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। तो उससे क्या है कि ना वो यूज़अप हो जाएगा और आपको वो जो एग्रेशन है वो आपको वहीं पे उसी में निकल जाएगा, स्पोर्ट्स वगैरह में ही। ओके, तो मतलब ऐसे उसको बैलेंस कर सकते हैं हम? किसी भी चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा ही क्या है बाकी चीज़ों के बारे में जानने का। बिल्कुल सही। तो सर, जब हम मांगलिक दोष के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं मंगल दोष की पूजा करवा लो, या पेड़ से शादी करा देते हैं, कुत्ते से शादी करा देते हैं। तो क्या ये सच में इनके जो ये रेमेडीज़ बताई जाती हैं, ये बनाई जाती हैं, तो क्या सच में ये काम करती हैं? देखो कुछ तो ठीक भी हैं, कुछ ऐसे अजीब सी हैं, जैसे पेड़ से शादी करा देना या एक डॉग से शादी करा देना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। एग्जैक्टली। बट अगर आप किसी भी ग्रह की पूजा पाठ करा रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यू आर जस्ट प्रेइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लैनेट टू ब्लेस यू, सिंपल। आप उस देवी देवता को प्रे तो कर रहे हो, सो बाय प्रेइंग और डूइंग पूजा इट्स फाइन। बट एक इलॉजिकल बात कि भाई आप कुत्ते से शादी कर लो या बिल्ली से शादी कर लो या पेड़ से शादी कर लो या मटके से करिए और उस घड़े को तोड़ दिया गया, ये सब बकवास की बात है। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं, इससे फ़र्क पड़ता नहीं। एक तो पहली बात है कि मांगलिक से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऊपर से आपने ये सब कर भी लिया तो भी वैसे नहीं फ़र्क पड़ता, तो पहले ही नहीं पड़ रहा था तो बाद में भी क्या पड़ेगा। तो सर, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा शनि का। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको डिले भी देता है, आपको स्ट्रगल भी देता है और आपको डिसिप्लिन में भी लाता है। सब ऑलमोस्ट सब ये जानते हैं, लेकिन अगर इसकी साढ़े सती आ जाए तो लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? देखो साढ़े सती इज़ जस्ट अगेन वन फैक्टर जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट। ट्रांजिट यानी कि गोचर। जी। बेसिक्स बता देता हूँ कि चंद्रमा से 12वें घर में, या तो चंद्रमा जिस घर में उसमें या उस चंद्रमा से अगले घर में, यानी कि जो इन राशियों में आएगा, अगर शनि उन राशियों को ट्रांजिट करता है तो आप ये कह सकते हो कि भाई बंदा साढ़े सती में। अच्छा। बट 7.5 साल आप अगर ये कहो कि भाई लोगों को डराया जाता है कि साढ़े सती आपकी आ रही है तो साढ़े सती चल रही है, इसमें आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, ये सब कहने की बात है। क्योंकि इतना बड़ा टाइम पीरियड है एक लाइफ में। अगर मैं बात करूं, अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा है, उसने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी, उसने अपनी एजुकेशन ख़त्म करी और अब उसके करियर का टाइम है, तो उसकी साढ़े सती आ गई, वो तो वैसे ही डर जाएगा। एक्चुअली देखो डर पता कहाँ जाता है, वो कॉलेज ख़त्म किया और लेट्स से कि प्लेसमेंट के टाइम पे बाई चांस उसका उस टाइम पे जो प्लानिटरी पोजीशन थे वो इतने अच्छे नहीं थे तो उसको जॉब नहीं मिली। अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया या फिर सोशल मीडिया देखा, ठीक है ना, और सोशल मीडिया में भी किसी ने उसने बता दिया कि भी साढ़े सत्ती में होता है, ये होता है, उसने चेक किया एंड देयर आर फ्री टूल्स अवेलेबल जिसमें आप चेक कर सकते हो कि साढ़े सत्ती है कि नहीं है, एंड दैट वी आर ऑल्सो प्रोवाइड। AskGanesha.com पे भी फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब उसने चेक किया और उसकी जॉब तो लग नहीं रही थी, तो उसको ये रीज़न मिल गया कि साढ़े सत्ती की वजह से नहीं लग रही। उसके दिमाग में सीधा वो ये नहीं देख रहा कि उसकी दशा में भुक्ति में अंतर में कौन से प्लैनेट चल रहे हैं, वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, उसको इसका मतलब भाई पता ही नहीं है उसको। और जब उसको पता ही नहीं है तो वो क्या पॉइंट उठाएगा, जो उसने सुन लिया। अब वो सबको यही गाता फिरेगा कि साढ़े सत्ती की वजह से मेरी जॉब नहीं लग रही। वेराज ये भी पॉसिबल है कि दशा भुक्ति अंतर में कोई प्लैनेट्स पॉजिटिव थोड़े टाइम के अंदर आ रहे हो, महीने 2 महीने में आ रहे हो और उसकी जॉब लग जाए। अब साढ़े सत्ती तो ख़त्म नहीं हुआ बट उसकी जॉब तो लग गई। अब उसके बाद वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जॉब तो लग गई है, अब वो साढ़े सत्ती दिमाग में घूमेगी नहीं। जब तक बंदा परेशानी में होता है तो उसको ये लगता है कि कोई द पर्सन ट्राइज टू फाइंड आउट कि क्या रीज़न है जी। उसको एक पॉइंट अगर मिल गया तो उसी को लेके बैठा रहेगा।
एज एन एक्सक्यूज। एज एक्सक्यूज। बट उसको ये समझना चाहिए पर्सन को, मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर आपका वीक पीरियड चल रहा है तो दैट इज डजंट मीन कि भी उस टाइम पे काम नहीं हो सकता। उस टाइम पे एफर्ट ज़्यादा लगते हैं, आप अपने आप को उस टाइम पे ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। एंड व्हेन द टाइम कम्स, उस टाइम पे आप अगर उस परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी बिकॉज आपने उस टाइम पे पिछले टाइम में प्रिपेयर किया हुआ है, यू विल बी बेटर ऑफ। अब 7.5 तो चलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ये है कि भाई जिस टाइम पे आपका वो काम है अगर नहीं हो रहा तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि अगला टाइम कब है जब वो काम हो जाएगा। 7.5 डजंट हैव एनी से इनटू इट। ओके, तो अगर मैं आपसे इन शॉर्ट टर्म्स जानना चाहूँ कि 7.5 से कैसे डील किया जाए, तो आप उसे कैसे सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को? मान लो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई सन पे ट्रैवल करना है, जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं, जाके वहाँ पे नहीं है, तो फिर उस पर बात ही क्यों करनी है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट, जी। है ना। जब उस पर कोई पॉइंट ही नहीं है, जो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसके ऊपर बात भी क्यों करनी है। तो 7.5 को डील ही क्यों करना है जब उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये इट इज़ जस्ट, जैसे मैंने बताया था कि इट इज़ ऑल मेड अप, कि भाई इसकी वजह से देखो वो तो एक ट्रांजिट है। ट्रांजिट का उन्होंने ये डाल दिया कि अगर चंद्रमा से एक घर पहले, एक चंद्रमा के एक घर बाद, या चंद्रमा वाली जिस घर में बैठा है तो उस राशियों पे अगर चलेगा तो 7.5 हो जाएगी, ठीक। ठीक है। बट रिजल्ट तो आ नहीं रही ना उस चीज़ के, वो तो ट्रांजिट है। सैटर्न ने तो अपनी जो चाल चलनी है वो तो चलना ही है, जिस पेस पे उसने चलना है, 2.5 साल में चलना है, उसने चलना ही चलना है। आपकी ज़िंदगी में जो रिजल्ट आ रहा है वो आपकी दशा भुक्ति अंतर पे आ रहा है। अच्छा। आपकी हॉरोस्कोप के अंदर क्या दशा चल रही है, क्या भुक्ति चल रही है, क्या अंतर चल रहा है, उसको देखना है कि हम 7.5 को देंगे जिससे कोई रिजल्ट नहीं आना, है ना। तो जब है ही नहीं तो उसको डील भी करना है। तो अगर कोई ये कहता है कि 7.5 चल रहे इसलिए डिफिकल्टी में हूँ, उसको ये कहना कि प्रॉपरली हॉरोस्कोप को चेक कराओ, जस्ट डोंट बिलीव ऑन 7.5। तो सर, शनि को बोला जाता है कि वो अमीर और गरीब में फ़र्क भी करता है, तो क्या ये सच में सही है? मुझे तो नहीं लगता अमीर और गरीब में। अच्छा एक बात बताओ, इन जनरल जी। एक पर्सन ले लेते हैं जिसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, हम ठीक है, उसके हॉरोस्कोप में सैटर्न नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल अच्छा, होगा। और जो अमीर है उसके सैटर्न होगा हॉरोस्कोप में होगा, तो फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क कुछ नहीं है ना। सैटर्न तो हॉरोस्कोप में रहेगा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए वो ख़राब रिजल्ट देगा, उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट। हर एक की हॉरोस्कोप में सैटर्न पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे पैदा हुआ था, कौन से नक्षत्रों में है, कौन से उपनक्षत्रों में। सभी प्लैनेट्स, एक प्लैनेट नहीं, सभी प्लैनेट्स कौन से नक्षत्रों में, कौन से उपनक्षत्रों में है, और वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसी का सैटर्न मान लो पॉजिटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 10th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या सेकंड हाउस को भी साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वेल्थ और गेन तो देगा ही देगा। ओके। ठीक है ना। अब किसी की हॉरोस्कोप में मान लेते हैं कि भाई जो सैटर्न है 6th हाउस या 8th हाउस या 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई शनि जो है पर्टिकुलरली डिजाइंड है कि भाई जो गरीब है उसके में हॉरोस्कोप में ख़राब कर रहा है और जो अमीर है उसके में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है। क्या अमीर लोगों के लॉसेस नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। है ना। क्या उनको डिफिकल्टीज नहीं आती होंगी लाइफ में? बिल्कुल होती है। सो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो। अगर शनि खराब है और शनि की दशा वगैरह भी चल रही है, या भुक्ति चल रही है, अंतरा चल रहा है, तो उनको भी डिफिकल्टीज आएंगी। सो ये कहना कि भी शनि सिर्फ प्रॉब्लम्स वैसे क्रिएट करेगा बिकॉज आपको गरीब कर देगा या अमीर कर देगा, वो ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव हाउसेज में अगर शनि बैठा है तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पॉजिटिव हाउसेज में नहीं है तो अपनी दशा भुक्ति अंतर में वो डिफिकल्टीज लेके आएगा ही आएगा। ओके। वो दिस इज ट्रू फॉर एनी प्लैनेट, सिर्फ सैटर्न नहीं, कोई भी प्लैनेट। पॉजिटिव हाउसेज में अच्छे रिजल्ट्स हैं, नेगेटिव हाउसेज में बैड रिजल्ट्स हैं, सिंपल है। तो सर, जैसे कि हम लोग शनि की रेमेडीज़ जानते हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत बोला जाता है कि शनि के लिए अगर आपको कुछ रेमेडी करनी है तो जो हमारे लेबर क्लासेस हैं, जो बिलो प्रोवर्टी लाइंस है, तो ऐसे लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो क्या ये सच है? करना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे शनि हो या ना हो, मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही वो करना तो एक चाहिए। ह्यूमैनिटी हाँ वाले तो वैसे ही करना चाहिए ना। अगर वो इस बहाने से भी करा तो भी अच्छा है। अच्छा। भाई मान लो अगर कोई पर्सन नहीं करता मगर उसको दिमाग में आ जाता है कि मेरा शनि खराब है उसकी वजह से करना है, तो भैया अच्छा है, कर लो, कौन मना कर रहा है? एग्जैक्टली। है ना। सो इट डजेंट मैटर, इट इज़ ओनली कि अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, वेदर इट इज़ सैटर्न और वेदर इट इज़ एनी अदर प्लैनेट। इफ़ यू आर हेल्पिंग पुअर एंड नीडी पीपल तो अच्छा है, करो। मैं कह रहा हूँ अगर नहीं भी, अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे ये जो गुरुद्वारे खुले हैं, जैनियों के मंदिर हैं, ये लोग अपनी चैरिटी वर्क करते रहते हैं, एग्जैक्टली। तो इनका शनि खराब है? नहीं। तो फिर वो लोग कर ही रहे ना। सो चैरिटी वही किसी, इफ़ यू हैव द मीन्स, इफ़ यू हैव द एबिलिटी एंड यू कैन डोनेट, तो करना चाहिए। तो सर, अब बात करते हैं केतु और राहु की। राहु इंसान को भ्रमित करता है और
केतु डिटैच करता है, तो क्या सच में इन प्लैनेट से जो हमें डराया जाता है कि ये अगर लाइफ में अगर आपको आ गए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो क्या ये सच है? देखो, मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअली है वो बता देता हूँ। देखो, हर एक प्लैनेट की कोई ना कोई अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है। राहु कॉजेज कन्फ्यूजन, एंड अगर आप केतु की बात में कर रहे हैं तो वो डिटैचमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, दैट्स ट्रू। बट वो रिजल्ट्स कैसे देगा डिपेंड करता है, एज आई सेड कि पहले भी मैंने आपको बीच में बताया था कि कौन से नक्षत्रों में, कौन से उपनक्षत्रों में बैठा है और कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ठीक है ना। इफ़ इट इज़ शोइंग पॉजिटिव हाउसेस, अगर वो पॉजिटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएटिव जो कर रहा है वो पॉजिटिव की तरफ होगा। यू विल बी इन अ डायलेमा, हाँ ठीक है, उस टाइम पे ये हो सकता है कि डायलेमा हो कि ये करें या वो करें, बट वो जो भी एंड रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बट इफ़ इट इज़ इन द नेगेटिव हाउसेस, अगर नेगेटिव हाउसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो कन्फ्यूजन नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आएगी। ओके, सो सिग्निफिकेंस तो वही रहेगी, बट डिपेंड करता है कि वो आगे जाके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम चीज़ राहु के लिए, सेम चीज़ केतु के लिए, दोनों अपने अपनी जो इफेक्ट्स हैं वो तो लेके आएंगे। एंड रिजल्ट कैसा निकलेगा वो डिपेंड करता है एज पर द हाउसेस दे आर। ओके। कहते हैं कि राहु और केतु की जो प्लेसमेंट है ये कालसर्प दोष भी बनाती है, तो क्या ये सच है? देखो, कालसर्प दोष का मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई अगर राहु केतु एक्सेस है, राहु केतु एक्सेस कि राहु और केतु एक दूसरे से 180 डिग्री दूर का एक दे आर पॉइंट्स, स्पेशल Yeah. पॉइंट्स। बेसिकली सर्कल का अगर 180 डिग्री होगा तो दैट मीन्स इट इज़ हाफ, एक तरफ हाफ हो गया, एक तरफ हाफ हो गया, दो सेमी सर्कल क्रिएट कर देता है, ठीक है। जी। प्लैनेट्स ऑन वन साइड ऑफ द हॉरोस्कोप अगर चले जाते हैं, यानी कि राहु केतु के एक्सेस के बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं एक तरफ आ जाएंगे तो वो कालसर्प दोष क्रिएट कर देगा, जी। ठीक है ना। उसमें से एक भी प्लैनेट बाहर आ जाएगा तो वो कालसर्प दोष नहीं क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे भी ऐसे जो अभी प्रेजेंटली चल रहा है इसमें भी जो है कालसर्प दोष बनता ही बनता है। जो इस टाइम चल रहा है इस टाइम पे भी कालसर्प दोष का कॉम्बिनेशन बन रहा है। क्यों? राहु केतु अपने से जो 180 डिग्री पे तो होते ही हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स एक ही साइड पे हैं। अब कुछ टाइम के लिए मून बाहर आ जाएगा, वो 10-15 दिन चलेगा अपना, उसके बाद फिर वापस एंटर कर जाएगा। तो आप ये मान लो कि जब अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14-15 दिन ऐसे ही निकलते हैं जिसमें राहु केतु का एक्सेस के अंदर ही होंगे सारे प्लैनेट्स, तो वो कालसर्प दोष बनता है एंड इट इज़ वर्ल्ड वाइड। ओके। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो अमेरिका में पैदा हुआ उसके लिए प्लैनेट कहीं और बैठे होंगे और जो इंडिया में पैदा होगा उसके लिए प्लैनेट कहीं और बैठे होंगे। प्लैनेट तो अपनी जिन राशियों में है वो तो राशियों में ही है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। सो आप ये समझ लो कि उन 10-15 दिनों के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब कालसर्प लेके पैदा होंगे। अब सबकी ज़िंदगी एक जैसे कैसे हो सकती है? कंप्लीटली एग्री। है ना। तो ये ना लॉजिक्स एंड रीजनिंग नहीं पता आपको। मैं एक और बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पे आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे जो ये सब बातें बोल रहे होंगे, बट उनको यही नहीं पता होगा कि कितने टाइम में ये ख़त्म भी होता है, कितने टाइम में वो लगता है, कब आता है कब नहीं आता है, इनको ये नहीं पता। वो सिर्फ उनको ये पता है कि कालसर्प दोष से डराया जा सकता है क्योंकि नाम ऐसा है। बट एक्चुअली में प्लैनेट कैसे रिजल्ट देते हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशियों में बैठे हैं, किसके नक्षत्रों में बैठे हैं, कौन से उपनक्षत्रों में बैठे हैं, और प्लस वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मेन ही है। इफ़ दिस इज़ नॉट फॉलोड आपको कभी भी एनालिसिस सही नहीं मिल सकता। तो सर अगर हम बात करें राहु की, तो राहु कहते हैं आपको गेन्स भी देता है, अनसर्टेन गेन्स देता है, तो क्या सच में आजकल का जो राजा माना जाता है वो राहु माना जाता है, तो क्या सच है ये? देखो, फिर वही हम लोग घूम फिरा के एक ही प्लैनेट पे आ जाते हैं। और ये आपका क्वेश्चन पूछना भी जायज़ है। क्यों? जी। क्योंकि ये सब ना सुना जाता है सोशल मीडिया पे, हाँ। ठीक है ना। आज की डेट में सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी लोगों को आ रही है वो सोशल मीडिया से आ रही है या तो व्हाट्सएप ग्रुप से आ रही है। एग्जैक्टली और यही रीज़न है कि आज हमने आपको इनवाइट किया है ताकि हमारी ऑडियंस जो इतने सारे मिथ्स हमारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनके दिमाग को इतना हैम्पर कर रहे हैं, तो आज उन्हीं की सारी क्लैरिफिकेशन उन्हें मिल जाए। सही बात है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये पॉडकास्ट है ये एक्चुअली लोगों के लिए आई ओपनर होगा। एग्जैक्टली। मैं आपको ये आज क्लियरली बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मिथ्स जो है ना ये दिमाग पे बहुत ज़्यादा बैठा देगी, जिसकी वजह से फियर बैठा हुआ है लोगों के अंदर, एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो अब राहु की अगर बात करो कि राहु अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन कोई भी प्लैनेट दे सकता है अगर वो 8th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। अब क्या है कि ना सडननेस जो है वो राहु से ज़रूर आती है, दैट इज़ ट्रू। बट कोई भी प्लैनेट अनएक्सपेक्टेड गेन दे सकता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। अब
ज़रूरी नहीं है कि राहु 8th हाउस और 11th हाउस को आप रिप्रेजेंट करो आपकी हॉरोस्कोप में और या किसी और के हॉरोस्कोप में। अगर अनएक्सपेक्टेड गेन नहीं लिखे हैं तो वो कोई भी प्लैनेट नहीं दे रहा होगा, अगर अनएक्सपेक्टेड गेन लिखे हैं तो कोई ना कोई प्लैनेट दे रहा होगा। ओके। तो सिर्फ राहु या केतु की वजह से या किसी और प्लैनेट की वजह से सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लैनेट को हम कर दें, स्टैम्प कर दें कि यही प्लैनेट देता है, दिस इज़ नॉट ट्रू। केतु से कहते हैं, केतु के लिए कि वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, तो ये कितना सच है? देखो एक तो है कि हम लोग डिटैचमेंट की बात करते हैं, एक हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, है ना। डिटैचमेंट कैन बी डिटैचमेंट विद एनीथिंग ना, हो सकता है वो उसको पूजा पाठ से डिटैचमेंट हो जाए। देखो डिटैचमेंट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है उसको पूजा पाठ से डिटैचमेंट हो जाए, उसको लव से डिटैचमेंट हो जाए, उसको प्रॉपर्टी या व्हीकल से डिटैचमेंट हो जाए। डिटैचमेंट कैन बी ऑफ एनीथिंग, है ना। तो हम ये कैसे कहते हैं कि भाई ये सिर्फ जो है डिटैचमेंट अगर ये करेगा तो अब पूजा पाठ की तरफ ये जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्सन कैन गेट डिटैच्ड विद एनीथिंग एंड गेट अटैच्ड विद एनीथिंग। ओके। ठीक है ना। अब हम केतु की अगर हम सिर्फ कह रहे हैं केतु सिर्फ डिटैचमेंट देता है, ऐसा नहीं है। इट कैन ऑल्सो गिव यू एनीथिंग इन लाइफ डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, अगर सपोज इफ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउसेस ऑफ वेल्थ, इट विल गिव यू वेल्थ। इफ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हाउसेस ऑफ क्या कहते हैं लव एंड रिलेशनशिप, तो आपको वो दे देगा। अगर वो आपको प्रॉपर्टी या व्हीकल के हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको प्रॉपर्टी एंड व्हीकल दे देगा। तो डिटैचमेंट उससे होगी नहीं होगी ऐसा कोई होता नहीं है। ये पता है क्या, ये उनके लिए ठीक है जो ये लोग कहते हैं कि भाई हमें ना भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करनी है, हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाना है, तो उनको ये कह देते हैं कि आपका केतु ना लगता है स्ट्रांग हो रहा है। भाई केतु तो जैसा था बट टाइम पे वही था, अब वो स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं, उसकी एक अपनी इनर फीलिंग है। एंड यू सी कि ना अगर आप देखो इन जनरल कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आफ्टर द एज ऑफ 50 और 60 जनरली वो जो है भगवान की तरफ ज़्यादा रुचि रखने लग जाते हैं। ऐसा होता है। वाई? बिकॉज दे हैव सीन सो मच थिंग्स इन लाइफ एंड देन दे नो कि यार स्पिरिचुअलिज्म से जो पीस ऑफ माइंड मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिलता। बिल्कुल सही। तो वो उस तरफ जाने लग जाते हैं बिकॉज उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस करके रखे थे। वेरएज़ अगर आप बच्चे से पूछो उसको स्पिरिचुअलिज्म को कोई लेना देना ही नहीं है, उसको ये है कि मुझे काम करना है। दैट इज़ डिफरेंट डिफरेंट एज पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से होता है। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं हमने उस पर्सन को उस बच्चे को देखा है वो तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक है। भाई उसकी इंक्लिनेशन एकदम से हो गई, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस उस पर हुआ तभी हुआ है ना, अदरवाइज थोड़ी होगा। तो इसलिए ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भी केतु की वजह से हो रहा है। इट इज़ नॉट ट्रू, इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो। एक और चीज़ है सर जो ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ती है कि अगर आपका केतु है 7th हाउस में तो बेसिकली वो आपको ऑकल्ट साइंसेस से जोड़ेगा, तो क्या ये सच है? हाँ, फिर वही बात आ गई ना कि भाई एक प्लैनेट को हम लेके चल रहे हैं कि उसको अकल्ट साइंसेस पे ले लेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ बिकॉज ऑफ केतुज प्लेसमेंट इन 7th हाउस, तो इसका मतलब है जितने भी ज्योतिषी होने चाहिए, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी आपके टैरो कार्ड रीडर्स हैं या हीलर्स हैं, या इन सब के तो 7th हाउस में केतु होना चाहिए। तो वो नहीं 2 घंटे में पैदा होते होंगे जब रोज जो केतु है 2 आवर्स के लिए 7th हाउस में आएगा ही आएगा, ओके। एवरी डे, है ना। तो इसका मतलब है जितने भी ज्योतिषी पैदा हो रहे हैं या अकल्ट साइंस वाले प्रैक्टिशनर्स पैदा हो रहे हैं वो जब केतु 7th हाउस में आएगा तभी पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। दे कैन बी ऑफ एनी टाइम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि केतु 7th हाउस में आएगा तभी होगा। इट इज़ जस्ट अ मिथ। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो हमेशा मुझे ये सुनने को मिलता है कि आपका ये ग्रह उच्च का है या आपका शनि नीच का हो गया है इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, ये क्या कंसेप्ट है और कैसे काम करता है? देखो उच्च का ग्रह और नीच का ग्रह मैं आपको बता देता हूँ। एज पर राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी उन्होंने कह रखा है दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्लैनेट। उच्च का जब होगा तो वो कहते हैं कि हाईएस्ट रिजल्ट्स दे सकता है, अच्छा। है ना। और अगर नीच की राशि में होगा तो वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट माना जाता है, तो उसमें ख़राब रिजल्ट देगा। ये माना जाता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी होती है। जस्ट अ थॉट कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा एक्चुअली में व्हेन यू सी द हॉरोस्कोप और आप एक्चुअली हॉरोस्कोप को समझोगे तो ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेष राशि में जो है सूर्य 1 महीने के लिए आता है और वो उच्च का ही रहेगा। तो 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा होंगे सब पॉलिटिशियन तो नहीं बनने वाले, सब गवर्नमेंट जॉब्स में तो नहीं जाने वाले, एग्जैक्टली है ना। अब हम शनि की अगर बात करें, शनि जो है अपने जो नीच राशि यानी कि मेष राशि में जब वो आता है तो वो 2.5 साल के लिए आएगा। और 2.5 साल में सारे बच्चे प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस 2.5 साल का मतलब है कि पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे उस टाइम पे पैदा हो रहे हैं वो सब नीच की राशि में पैदा हो रहे हैं अपने शनि की, तो डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सी जस्ट बाय प्लेसमेंट इन वन पर्टिकुलर राशि उससे रिजल्ट नहीं आता। इट इज़ कंप्लीट हॉरोस्कोप पे है, उसी पे रिजल्ट आता है। हो सकता है कोई प्लैनेट वीक हो,
कोई हो सकता है कोई प्लानट स्ट्रांग हो, तो ये वीक एंड प्लानट अपनी दशा भुक्ति में खराब रिजल्ट देंगे, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। नेगेटिव रिजल्ट मतलब डिफिकल्टीज क्रिएट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए जिसके लिए वो नेगेटिव है। और अगर पॉजिटिव वो रिकमेंड कर रहा है या पॉजिटिव आ रहा है उसके इफेक्ट्स, तो वो पॉजिटिव ही देगा। तो वेदर इट इज़ कि वो उच्च में बैठा हो चाहे नीच में बैठा हो, इट डजेंट मैटर। इट इज़ मोर कि वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। आप ये मान के चलो कि अगर मान लेते हैं हम सूर्य उच्च का है, ठीक है ना, बट वो हाउसेस रिप्रेजेंट कर रहा है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, तो वो बेड़ा गर्क ही करेगा उस टाइम पे। उस टाइम पे डिफ़िकल्टीज ही क्रिएट करेगा, उस टाइम पे लॉसेस ही क्रिएट करेगा, उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट करेगा। बट अगर वो कोई प्लैनेट अगर मान लेते हैं शनि बैठे हैं, कि शनि की हम बात कर लें, अगर वो अच्छे हाउसेज में बैठा हुआ है और चाहे वो अपनी नीच राशि में हो, मगर राशि नीच हो बट हाउसेज अच्छे हों, तो भी अच्छे रिजल्ट दे देगा। अच्छा। सो इट डजेंट मैटर कि वो राशि कौन सी है, इट मैटर्स कि कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट्स हाउसेस पे निकलते हैं, नॉट ऑन राशिज और नॉट इवन ऑन प्लैनेट्स। ऑब्वियसली इन सबका कॉम्बिनेशन तो होता है, बट मेजॉरिटी जो है कि कौन सा प्लैनेट कौन से राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से हाउसेस को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है, वही है। देखो मैं बार बार इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ पूरे पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि सिर्फ जस्ट बाय राशि की वजह से या एक नक्षत्र के वजह से या फिर उच्च में बैठने की वजह से रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ द कंप्लीट कॉम्बिनेशन विच हैज़ टू बी सीन। तो सर जैसे अभी आपने कहा 6, 8, 12 ये ऐसा कॉम्बिनेशन है हाउसेस का जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल के लिए माना जाता है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए माना जाता है, प्रॉब्लम्स के लिए माना जाता है। तो क्या सच में 6, 8, 12 में कोई अगर प्लैनेट आता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने ही आने हैं? देखो कोई प्लैनेट आता है इससे कोई लेना देना नहीं है, प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है उन हाउसेस को, उससे लेना देना है। ओके। ठीक है ना, देखो दोनों में डिफरेंस है। प्लैनेट तो देखो जो गोचर में चल रहे हैं या हॉरोस्कोप में है, वो किसी न किसी हाउस में तो आएंगे आएंगे, जी। ठीक है ना। सो उसकी वजह से नहीं होता, मेन है कि एक्चुअली में जिस टाइम अब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे जब उसकी हॉरोस्कोप बनती है, उस टाइम पे जो हॉरोस्कोप में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। ओके। ठीक है, मान लो कोई प्लैनेट अगर 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस कंबाइंड तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर एक प्लैनेट सिर्फ 6th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8th और 12th को नहीं कर रहा, तो दिक्कत नहीं आती है। ओके। अगर कोई प्लैनेट 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है बट 6 और 12 को नहीं कर रहा, तो भी दिक्कत नहीं है। और कोई प्लैनेट अगर सिर्फ 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है बट 6th और 8th को नहीं कर रहा, तो भी दिक्कत नहीं आती है। ओके। इट इज़ व्हेन 2 और ऑल द 3 कंबाइन इन द सेम प्लैनेट, तब दिक्कत आती है, अदरवाइज दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई प्लैनेट मान लेते हैं 6, 8 के अगर आ रहा है तो भी इश्यूज़ है, 8, 12 आ रहा है तो भी इश्यूज़ हैं, 6 और 12 आ रहा है तो भी इश्यूज़ हैं। वो मतलब 2 या 3 तीनों आएंगे एक ही प्लैनेट के अंदर, तब प्रॉब्लम है। तो अगर ये कोई कह दे आपको कि नहीं 6, 8, 12 में आपके प्लैनेट्स चल रहे हैं ये तो ख़राब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे कैन गिव पॉजिटिव रिजल्ट ऑल्सो डिपेंडिंग कि ओवरऑल हॉरोस्कोप में क्या है। तो सर अब बात करते हैं रेमेडीज़ की, कि किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया हमने, अब वो कहते हैं कि भैया ये रत्न पहन लो, ये पन्ना पहन लो, या आप हवन करा लो, माला का जाप करा लो, तो क्या सच में इन रेमेडीज से कि चींटी को आटा दे दो, काले कुत्ते को रोटी दे दो, तो या इनसे सच में इफेक्ट आता है? देखो डिपेंड करता है कि किस इंटेंशन से हो रहा है। इट इज़ अच्छा। ऑल अबाउट पॉजिटिव कर्मास, ठीक है ना। हर रेमेडी का एक अलग अलग पर्पस है, ठीक है ना। लेट्स से जेमस्टोन की अगर हम बात करें, यानी कि रतन की बात करें, रतन आपको उस प्लैनेट का पहनना चाहिए जो पॉजिटिव हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ठीक है ना। अगर कोई प्लैनेट इन तीनों हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जेमस्टोन अगर पहनोगे तो वो डिफ़िकल्टीज़ को बढ़ाएगा। ठीक है। बट कोई अगर प्लैनेट 2nd हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, पॉजिटिव हाउसेस को 5th हाउस या 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अगर आप पहनोगे तो उसमें उस चीज़ को बढ़ाएगा। सो जेमस्टोन इज़ बेसिकली नथिंग बट अ मैग्नीफाइंग ग्लास। प्लैनेट कौन से हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। कहते हैं कि अगर प्लैनेट वीक है तो आपको उसका जेमस्टोन पहनना चाहिए ताकि वो उसकी एनर्जी को और एम्पलीफाई कर दे, बढ़ा दे। There is no such thing as weak or strong. It is only whether it is positive results for a particular thing or a negative result for a particular thing. For example, मान लेते हैं किसी का 1st हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस एक्टिवेटेड हो रहा है किसी प्लैनेट में, ठीक है। उसमें 1, 6, 10 क्लियर कट कॉम्बिनेशन है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज बट इट इज़ गुड फॉर करियर। ओके। अब अगर किसी पर्सन को अपना करियर को एनहांस करना है और उसको बहुत ज़रूरत है कि भी मेरे बाकी प्लैनेट्स वीक हैं, मुझे करियर को एनहांस करना है, तब तो वो उस प्लैनेट का वो जेमस्टोन पहन ले। बट अगर वो उसको मैरिड लाइफ को इम्प्रूव करना है
तो इस प्लैनेट को पहनना बेकार है। क्यों? चाहे 1610 इज़ अ कॉम्बिनेशन फॉर अ वीकनेस इन मैरिटल लाइफ, अगर उसको पहनेगा तो वीकनेस और बढ़ेगी, स्ट्रांग नहीं होगा वो। अच्छा। इसके लिए मैं ये समझा रहा था कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ इतना एनालाइज कराओ कि प्लैनेट किस चीज़ के लिए पॉजिटिव है, किस चीज़ के लिए नेगेटिव है। तो जिस चीज़ के लिए पॉजिटिव है उसके लिए अगर आपको जेमस्टोन की ज़रूरत है तब वो जेमस्टोन पहनो, नहीं तो मत पहनो। ओके। सिर्फ वीक है इसलिए नीच राशि में है तो इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर जैसे हम कुंडली मिलान कराते हैं तो 36 के 36 गुण मिल जाएं लेकिन फिर भी शादी नहीं चलती, तो क्या सच में सिर्फ कंपैटिबिलिटी ये गुण मिलान से ही हम नाप सकते हैं? देखो मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, अभी रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले किसी ने मेरे से हॉरोस्कोप मैचिंग कराई, 36 में से 36 गुण निकले। अच्छा। बिल्कुल। और मैंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेस जो है, जो लड़के की हॉरोस्कोप थी, लड़की वाले आए थे मेरे पास कि भाई मुझे ये मैच कराना है, लड़के की एक हॉरोस्कोप आई है, इसको चेक कर दो कि ये हमारी लड़की के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। ठीक है, मैंने चेक किया, उस लड़के की हॉरोस्कोप में देयर वर कॉम्बिनेशंस ऑफ, सही बताऊँ तो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड डिफ़िकल्टीज़ इन करियर। ये 2 चीज़ें थी। अब वो चाहे 36 के 36 गुण मिल रहे हो, बट लड़की को तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगी ना। अगर उसकी लड़के की अगर मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए या फिर उसके फाइनेंसेस में इश्यूज़ आ गए, तो दोनों चीज़ों की वजह से मैरिटल लाइफ में इश्यूज़ आएंगे। तो दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड मैच। गुण मिलान इज़ जस्ट 1/9 ऑफ द हॉरोस्कोप, क्योंकि चंद्रमा की प्लेसमेंट इन द मेल हॉरोस्कोप एंड चंद्रमा की प्लेसमेंट इन द फीमेल हॉरोस्कोप, इसके बेसिस पे ही गुण मिलान कैलकुलेट हो रहा है। रेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है। अच्छा। और जब आप कुंडली मिलान की बात करते हो, कुंडली मिलान का मतलब हो गया कि 9 प्लैनेट्स कौन सी राशियों में बैठे हैं, कौन से उपनक्षत्रों में बैठे हैं, कौन सी दशा चल रही है, उन सब का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक प्लैनेट कुंडली मिलान नहीं है। अच्छा। इसलिए गुण मिलान करना इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। गुण ज़्यादा हों तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि मैच अच्छा है, और गुण कम हो तो ये भी ज़रूरी नहीं कि मैच ख़राब है। हॉरोस्कोप ओवरऑल अगर अच्छी है तो वो ओवरऑल मैच अच्छा होने वाला है, सिर्फ गुण मिलान की बेसिस पे नहीं होता। लोग कहते हैं कि भाई इनके तो अच्छे गुण मिले थे, 20 गुण मिले थे, 25 गुण मिले थे, लेकिन फिर भी शादी की नहीं चली, वो लोग अभी भी डिवोर्स कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है? अगर हॉरोस्कोप के अंदर मैरिटल लाइफ इश्यूज़ हैं तो चाहे गुण कितने भी मिलते हों, चाहे शादी नहीं चलेगी। अच्छा। और अगर मैरिटल लाइफ के गुण अच्छे हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों हॉरोस्कोप में अच्छे हैं, तो चाहे गुण ना मिलते हों तब भी चलेगी। जनरली लोग नहीं चेक कराएंगे अगर मैरिटल लाइफ ठीक चल रही होगी तो, अच्छा। क्योंकि ठीक चल रही है ना, क्यों चेक हाँ, कराना है? क्यों पंगे लेने हैं? क्यों नहीं, चेक ही क्यों करना है? यू वोंट इवन थिंक अबाउट इट। जब नहीं चल रही होती है तब आप ये चीज़ें चेक कराते हो, तब आपको पता लगता है कि ज़्यादा गुण था या कम गुण थे। अगर कम गुण निकले तो रीज़न पकड़ लेंगे जी इसी वजह से था। अब जब ज़्यादा गुण मिल रहे होंगे ना, तब वो क्वेश्चन में आता है यार ज़्यादा भी मिल रहे थे तब भी हो गया। दैट इज़ वेयर द पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि गुण मिलान ज़्यादा या कम डजंट मेक अ डिफरेंस। आप हॉरोस्कोप को चेक कराओ कि प्रॉब्लम वाला पीरियड चल रहा है तो ये कब तक ओवर होगा, होगा भी नहीं होगा, ये भी चेक करा सकते हो आप। अच्छा, तो मतलब दोनों की कंपैटिबिलिटी सिर्फ गुण मिलान पे नहीं डिपेंडेंट करती, तो लोग गुण मिलान कराते क्यों हैं? ये कंसेप्ट इतने टाइम से क्यों इतना है कि सिर्फ गुण मिलान से ही कंपैटिबिलिटी को चेक किया जाता है? आसान है ना। देखो कुछ नहीं है, सिंपल है कि पहले टाइम में भी लोग क्या करते थे, हॉरोस्कोप को देखो, रीडिंग इट्स नॉट इजी अनलेस एंटिल यू नो द परफेक्ट सिस्टम। जो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है, अगर आपको वो आता है तभी आप बता सकते हो कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। गुण मिलान का इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि भाई नक्षत्र के हिसाब से भी कौन सा चंद्रमा कौन से नक्षत्र में लड़के के हॉरोस्कोप में है, कौन से नक्षत्र में लड़की के हॉरोस्कोप में क्या, उसके एक पॉइंट्स बना रखे हैं। ओके। उसके रिलेटिव पोजीशन से निकलाते हैं। और ये इजीली आपको किसी भी पंचांग में, पहले टाइम पे क्योंकि पंचांग अवेलेबल होते थे प्रिंटेड, उसमें चेक हो सकता था। अब क्या है कि जैसे जैसे इंटरनेट आ गया, उस पर यूटिलिटीज़ आ गई हैं, इट कैन बी चेक्ड ऑन इंटरनेट ऑल्सो। कोई भी पर्सन किसी भी टाइम कर सकता है। उसमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो, दोनों के डाल दी, आपको गुण मिलान निकल के आ जाएगा। उससे न सिर्फ ये है कि दिमाग में याद आता है कि अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो अच्छा है, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट वॉज ईजी, इसलिए उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई कि इजी है तो करते रहो। जैसे आजकल न्यूमरोलॉजी में हो गया, मूलांक 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 की बातें हो रही हैं बिकॉज इट इज़ ईजी। हर एक बंदे को ये पता है कि मेरा मूलांक ये हो सकता है बिकॉज इट्स ईजी ना कैलकुलेट करना। हॉरोस्कोप के जो एक्चुअल हॉरोस्कोप है उसको समझने और स्टडी करने के लिए यू नीड सम टाइम। इन सब के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, तो लोगों को लगता है ईजी है तो कर लो,
और उसी के बेसिस पे रिजल्ट ले रहे हो। ओके। तो सर जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसे मिथ्स से कैसे बचें? देखो, पहली बात ये है कि ना सिर्फ ना आपको अपना लॉजिकल ब्रेन यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ये राशि है इसकी वजह से है या उच्च का प्लैनेट है, ये सिर्फ राहु केतु की वजह से है, तो फियर मॉन्गरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फियर अपने आप को अलग करना है। आपको ये सिर्फ बेसिकली ये समझना है कि कौन लोग मुझे एक्चुअली में ये बता सकते हैं कि कैसा ये प्लैनेट किस एक्चुअल रिजल्ट दे रहा है और ओवरऑल हॉरोस्कोप क्या कह रही है। सिर्फ एक प्लैनेट के बेसिस पे अगर कोई रिजल्ट दे रहा है आपको, उसके बाद जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक प्लैनेट कभी भी आपके ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। इट इज़ द होल ऑफ द हॉरोस्कोप विच इज़ इंपॉर्टेंट। ओके। तो अगर आपको होल ऑफ द हॉरोस्कोप पे प्रेडिक्शन नहीं मिल रही है तो बेकार है जाना। तो ये सिंपल तरीका है, एक प्लैनेट के बेसिस पे मत डिसाइड करो और उस वहाँ से दूर ही रहो। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और आई होप हमारी ऑडियंस के बहुत सारे मिथ्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे askganesha.com से सर को कनेक्ट भी कर सकते हैं, सर के से बात भी कर सकते हैं और कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। और साथ में अगर अभी भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या आप कोई टॉपिक के लिए सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए, हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सर। थैंक यू।